नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। रशिया यूक्रेन को तोहफे पे तोहफे दिए जा रहा है और हाल ही में हुए जो अटैक हुए हैं मिसाइल से यूक्रेन के ऊपर, वो पेचीदा मामला बना चुके हैं बिकॉज पूरा यूरोप इससे पैनिक कर रहा है। और यूरोप की कस्ती हुई उस हालत को अमेरिका भी देख रहा है और पूरी दुनिया तो गवाह इसकी बन ही रही है। बात यहां यह समझनी है कि डिप्लोमेसी क्या होती है। क्या बहुत चीजों को बहुत जल्दी में कर देना ही विक्ट्री है, या चीजों को अपने हिसाब से समय के हिसाब से पासे फेंकना और पैसिव से एक्टिव मोड में आना रियल डिप्लोमेसी कहलाती है। यहां पर अब हुआ यह है कि यूक्रेन को एक तरफ एक मोर्चे पे तो संभाल रहा है रशिया, लेकिन अब ईरान वाले कॉन्टेक्स्ट में ये पैसिव से एक्टिव मोड में आ चुका है। क्या हुआ है समझिए। इस चीज ने, इस एक्टिविटी ने ट्रंप को हिला दिया है, परेशानी दे दी है। परेशानी इसलिए यहां पे ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ईरान की रिजीम को खत्म करने के लिए जिस तरीके से अमेरिका लगा हुआ है, इजराइल उसके साथ है। यहां पर रशिया के पुराने संबंध बहुत ही जो डीप रिलेशंस हैं वो ईरान के साथ में मजबूती से बने हुए थे। अब तक बात ये कही जा रही थी कि जब इतने हमले हो चुके हैं, इतना कुछ हो चुका है, तो रशिया सिर्फ बातें कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं। वैसे कुछ दिन पहले इसके प्रमाण हमने हमारे वीडियोस में दिए हैं कि रशिया ने आखिर में यहां किया क्या है। लेकिन जब अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या के बाद में मोज्तबा खामेनेई को नया रहबर, नया सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान बनाया गया, इस बात ने माहौल में और तरह से गर्मी पैदा कर दी। मतलब आग में घी का काम यहां पे हुआ। जब बात हो रही थी, ट्रंप के इंटरव्यू लिए जा रहे थे, तो ट्रंप ने बड़ी ही खुद की तारीफ करते हुए कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, ये बार बार होने वाली चीजें नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम इस राष्ट्रपति को, इस लीडर को हम स्वीकार कर लें और फिर 10 साल बाद घूम के हमें फिर आना पड़े। हम चाहते हैं कि लीडर ऐसा हो जनता की भलाई करने वाला हो। अब इनके मुंह से जब ये शब्द निकलते हैं, हैरत होती है। जहां पे एक तरफ एप्स्टीन फाइल जो है इनको आईना दिखा के खड़ी है, और न जाने ऐसे कितने हजारों कुकर्म इनके हैं जो अभी मिट्टी के नीचे शायद दबे हुए हैं, निकल के सामने नहीं आए। लेकिन सर, जो होगा वो न्याय संगत तो निश्चित रूप से होगा ही। अब यहां पे जब ये कहते हैं कि कुछ बेहतर होना चाहिए और उसके बेहतरी के दौर में इनको लगता था कि कुछ तनाव दबाव डालेंगे, कुछ हमारे अनुकूल होगा, भले ही इनकी वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया जी। एक जो इस्लामिक रिजीम को कंटिन्यू करते हुए भी सुप्रीम लीडर तो हमारा होना ही चाहिए। लेकिन मोज्तबा खामेनेई का नाम इनको पसंद नहीं था। इन्होंने कहा कि आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश बिल्कुल भी नहीं हूं। तो आपके खुश नाखुशी की परवाह किसे है मिस्टर ट्रंप। यहां पर पुतिन का जो स्टेटमेंट आया मोज्तबा अली खामेनेई के लिए, वो बात और ज्यादा गहरी हो गई, क्योंकि मोज्तबा खामेनेई के सपोर्ट में जो शब्द प्रयोग किए ट्रंप ने, माफ कीजिएगा पुतिन ने, उन्होंने कहा कि पुतिन ऑफर्स अनवेवरिंग सपोर्ट टू ईरान न्यू सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई। कुल मिलाकर के ये जो शब्द है अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग का मतलब है कि जिसे हटाया नहीं जा सके, नष्ट ना किया जा सके, अटूट बेजोड़ जो सपोर्ट है वो रशिया की तरफ से ईरान को मिलता रहेगा। अब आप एक बात को सोचिए कि जिस तरफ एक फ्रंट पे खड़ा होकर अमेरिका इस बात का गला फाड़ के बाद बोल रहा है कि भैया हमें मोज्तबा खामेनेई मंजूर नहीं है, क्योंकि इसका यहां रहना ईरान की जनता के लिए अच्छा नहीं है, ईरान के साथ में इजराइल और अमेरिका के लिए भी ये जो लीडर है ये ठीक नहीं रहेगा। वहीं पे एक आपका दूसरा पक्ष खड़ा होता है और वो कह देता है कि इसे हमारा अटूट बेजोड़ साथ दिया जाएगा। तो कुल मिला के इसे कहते हैं पैसिव से एक्टिव मोड में आना। और जब तक पुतिन पैसिव थे, पैसिव रह करके भी इन्होंने ईरान का साथ दिया और अमेरिका की नाक में नकेल डालने का यहां काम हुआ है। तो ये अनवेवरिंग सपोर्ट निश्चित रूप से गल्फ की इस पॉलिटिक्स में, या कहिए पूरी दुनिया की ही इस जियो पॉलिटिक्स में कुछ बड़े चेंजेस तो निश्चित रूप से लाएगा। अब जब हम बात कर रहे थे कि क्या अब पहला दिन है रशिया के सपोर्ट का, जी नहीं। रशिया जिस तरह से बैकएंड पे लगा हुआ था, अमेरिकन की तरफ से ये बात बहुत बार आई, गल्फ के नेशंस ने इस बात को कहा कि जी देखिए, रशिया हेल्पिंग ईरान, रशिया जो है वो ईरान की हेल्प कर रहा है। अब रशिया जो है वो ईरान की हेल्प किस मायने में कर रहा है, तो ये कहा गया कि जो रशियन सैटेलाइट्स हैं वो इजराइल के और अमेरिका की लोकेशंस जो हैं वो ईरान को बता रहे हैं, और उसके बेसिस पे जो शाहेद ड्रोन है वो जाके हमला कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तबाह हो रही है। कुल मिलाकर के ये ड्रोन अटैक अमेरिका के नाक का सबसे बड़ा, जो उसको बोलते हैं नकेल, जो है वो ये बन गई, सबसे बड़ा सिरदर्द ये बन गया। क्यों बना उसकी चर्चा हम करेंगे। और इन्हीं ड्रोन्स ने और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक ने इजराइल को भी परेशान किया है। इजराइल की भी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे फायर हो रहा है। अब ऐसी कंडीशन में, जबकि अमेरिका के जो बड़े बड़े रडार हैं जिनकी बिलियंस ऑफ डॉलर की रेट है, वो तोड़ फोड़ दिए गए उन्हीं ड्रोन्स के हमलों से।
अब जब इनसे सवाल हुए कि साहब आप क्या बोलेंगे, कुछ बोलिए, कुछ अपना दम दिखाइए, तो इन्होंने कहा कि नहीं जी देखिए, सुनने में तो आया है कि हाँ रशिया सपोर्ट करे, लेकिन उससे ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा है। अब दिख नहीं रहा है या ये देख नहीं रहे हैं, या देखते हुए भी अपनी इज्जत बचाते, अपने नाक को बचाते ये कह रहे हैं जी हमें कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन हुआ तो सर बहुत कुछ है। उड़ते ये धुआं के गुब्बारों ने इस बात को स्पष्ट कर दिया कि तबाही बड़ी मजबूत थी। यहां पर एक बड़ा स्टेप जो ईरान ने उठाया वो ये कि ईरान ने 1000 किलो तक का एक्सप्लोसिव ले जाने वाली मिसाइल जो है वो छोड़ दी अमेरिकन बेसिस की तरफ और ईरान की तरफ और इजराइल की तरफ। खबर बनती है कि ईरान का 1 टन क्षमता वाली मिसाइल से भीषण हमला, फोटोज वीडियोस आपके सामने हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। तो 1000 किलो के वॉरहेड को जब मिसाइलें लेके जा रही हैं और इजराइल की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे ये हमले कर रही हैं, अमेरिका की वो लोकेशंस जो गल्फ में उसने अपने अपने सेंटर बनाए हैं उनको तबाह कर रही है, तो ये लोकेशंस की जो जानकारी है वो इनका आरोप है कि ये रशिया इनको दे रहा है, और आरोप में सच्चाई दिखती है। अब यहां पे ऐसी स्थिति में इनकी परेशानी और जब बढ़ी, जब अमेरिका को इस बात का बिलीव नहीं था कि जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं ये ईरान के पास हो सकते हैं। अब दुनिया के जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स को समझने वाले लोग हैं, डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने इस बात पे ठप्पा लगा के कहा कि निश्चित रूप से ये क्लस्टर बॉम्ब जो है, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये रशिया और चाइना की देन है ईरान को, तो इसे एक बड़ा सपोर्ट कहा जा सकता है। और यही जो क्लस्टर बॉम्ब गिरते हैं ये इस युद्ध की लागत को भी बहुत बड़े तरीके से बढ़ा देते हैं, जो इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए तनाव का काम करती है। कारण क्या है कि जब हमले होते हैं, अब हमले के अंदर इंटरसेप्ट करके डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, उसकी लागत और कीमत को देखिए। एक पैट्रियट मिसाइल यदि छोड़ी जा रही है ईरान की तरफ से आते हमलों को नाकाम करने के लिए, उसकी कीमत लगभग 40 लाख अमेरिकी डॉलर है। थर्ड इंटरसेप्टर जो है, जो चीजों को कैच कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कीमत 12 लाख अमेरिकी डॉलर है। और इजरायली एरो 3 मिसाइल, एक मिसाइल की कीमत 30 लाख अमेरिकी डॉलर है। और वहीं पे जो शाहेद ड्रोन है उसकी अधिकतम कीमत ही 50,000 डॉलर है। अब आप सोचिए कि एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत में 80 शाहेद ड्रोन्स तैयार होते हैं, यानी 1:80 के रेशो के ऊपर यदि खर्चा होगा, ईरान 1 रुपया लगा रहा है, अमेरिका इजराइल 80 रुपए लगा रहे हैं, तो ये वॉर की कॉस्ट को अमेरिका और यूएस इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में भारी बना रही है, और ये तनाव का बड़ा कारण है। इसका अगर दूसरा पक्ष देखें तो दूसरे पक्ष में हम ये देख पाएंगे कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से भी जो हमले ईरान में हो रहे हैं वो एक बहुत भारी भरकम नुकसान ईरान को पहुंचा रहे हैं। हमलों की इंटेंसिटी में कोई कमी नहीं है, हमले बदस्तूर जारी हैं, हर स्थिति में जारी हैं। और अब जिन लोकेशंस पे ये अटैक कर रहा है उसमें सबसे बड़ा हमला जो अभी हुआ है, लार्जेस्ट ऑयल डिपो को तबाह कर दिया गया है। ये ऑयल डिपो क्या होता है? जहां पे ऑयल का स्टोरेज होता है। और ये इतना इंटेंसिव जो हमला हुआ है, इससे आसपास का आसमान काला है, और यहां पे जो पॉल्यूशन का लेवल गया है उससे यहां के लोगों में कई तरह की बीमारियों के फैलने का खतरा है। आसमान से होने वाली बारिश में भी ये अंदेशा है कि ये बारिश जो होगी वो एक भयंकर एसिडिक होगी, जिससे कई बीमारियां इस एरिया में जन्म लेंगी। यानी ईरान के ऊपर किसी भी स्थिति में कमजोर स्थिति ये पैदा नहीं कर रहे। लेकिन एक बात समझनी होगी, अगर हम एक सामान्य पर्सपेक्टिव से देखें तो यूएस के सामने ईरान को देखा जाए या किसी और देश को देखा जाए तो यूएस का मिलिट्री कैपेसिटी, उसकी डिफेंस कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। उसके सामने ईरान की तुलना नहीं करे तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब इन्होंने कहा है विजय या वीर गति, यानी या तो मरेंगे या तो फिर जीतेंगे, दोनों के अलावा हमारे पास तीसरा विकल्प नहीं है, तो सरेंडर जब इनका विकल्प ही नहीं है, तब इस युद्ध के अंदर अमेरिका की परेशानियां और बढ़ जाती हैं। कारण जज्बा यहां मौजूद है युद्ध करने का, युद्ध किया भी जा रहा है, और अपनी आईआरजीसी जो इनकी ईरानियन मिलिट्री है उसकी डिफेंसिव कैपेसिटी, मिलिट्री कैपेसिटी ऑलरेडी एनहेंस है। अब बैकएंड के ऊपर आकर के रशिया और चाइना जैसे देश खड़े हो गए हैं। दूसरी तरफ इनकी बढ़ती हुई युद्ध की लागत इनको मजबूर कर रही है कि बैकफुट पे जाया जाए और पीछे हम चले जाएं। अब यहां पे हिम्मत का दूसरा लेवल देखिए। जो तनाव इन्होंने हार्मुज में पैदा किया ईरान ने, और जिससे पूरी दुनिया के अंदर जो ऑयल के दाम है 7वें आसमान पे चले गए हैं, घर घर अब गैस सिलेंडर को तरस रहा है। कल तक जो बात पाकिस्तान की हो रही थी कि पाकिस्तान के हालात खराब हैं, वहां ये मेजर लिए गए हैं। कोरिया में, जापान में, बहुत सारे देशों में स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, और इंडिया में भी गैस सिलेंडर की किल्लत आपके सामने है। यानी तनाव का
जो प्रभाव है वो अब पड़ना शुरू हो चुका है और ये प्रभाव लंबे जाने वाले हैं। आप इस बात को देख लीजिएगा। कारण क्या है कि हॉर्मुज के बाद में अब इसकी नजर जो है वो बाब अल मंदेब पर है। ये बाब अल मंदेब क्या है? बाब अल मंदेब भी ऐसा ही एक स्ट्रेट है, एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे आपको समझ में आएगा। स्क्रीन देखिए, हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ को यानी फारस की खाड़ी को अरब सागर से, अरबिक ओशन से जोड़ता है, जिससे दुनिया का 20% ऑयल ट्रेड प्रभावित हो गया। अब इन्होंने कहा है कि हम इस बाब अल मंदेब को भी कंट्रोल कर लें तो कैसा रहे। ये और ज्यादा खतरनाक स्थिति है, कारण कि मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर से स्वेज नहर से जोड़ करके जो लाल सागर यानी रेड सी से होता हुआ ट्रांसपोर्टेशन इंडियन ओशन में आता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप नक्शे को और बेहतर समझिए, ये जहां पे हॉर्मुज इस हिस्से को कनेक्ट कर रहा है वहीं से भूमध्य सागर से जो आ रहे हैं ये बाब अल मंदेब यानी इथियोपिया के आसपास के इलाके से, यमन के आसपास के इलाके से आ रहे हैं, इसको भी ये कंट्रोल करने की बात कह चुका है। कारण कि यदि सामने से हमले नहीं रुके तो हमारा अगला स्टेप यही होगा। अब एक सवाल दिमाग में आएगा कि यार ईरान बैठा है यहां, ये यहां से यहां कैसे कंट्रोल करेगा? सर ये सारा मिसाइल सिस्टम है, ड्रोन सिस्टम है, हमले ड्रोन से होंगे। तो इस बात को कहना कि ये कैसे होगा ये थोड़ा सा बचकानी बात हो जाएगी। ये स्ट्रेटेजिक जो वॉरफेयर है ये काफी ऊंचे लेवल पे ईरान यहां पे ले जा चुका है। अब इस बात ने जैसे ही खबर फैली वैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइस और ऊपर गए और अब ये सिचुएशन पैनिक, क्योंकि क्रूड ऑयल की बढ़ती हुई दबाव अमेरिका पे निश्चित रूप से आएगा और अमेरिका बैकफुट पे जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। शुरुआत कब होती है इनके बैकफुट पे जाने की? ट्रंप की तरफ से बयान आया कि देखिए युद्ध कब समाप्त होगा इसके ऊपर हमारा यह कहना है कि दिस विल बी ए म्यूचुअल डिसीजन इन बिटवीन यूएस एंड ईरान। नो सर, नो नो, म्यूचुअल डिसीजन हमारा मतलब नेतन्याहू का और ट्रंप का, इजराइल और अमेरिका मिलकर तय करेंगे युद्ध कब शांत होगा। यह बात है 2 दिन पहले की, ठीक है। कल इनके स्टेटमेंट में थोड़ी नरमी दिखी। ये कल क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं वॉर विद ईरान गोइंग टू एंड सून, जल्दी खत्म होने वाला है। तो जल्दी खत्म होने वाला है, पीछे के जो भाव जो प्रदर्शित किए गए वो ये थे कि हमने लगभग, देखो नेवी तो खत्म कर ही दी है पूरी तरह से, एयरफोर्स क्या कर रही है, इनकी मिसाइलें खत्म हो रही हैं, इतनी तादाद में जब मिसाइलें मारे इनके पास बचेगा क्या? तो कुल मिलाकर के अब ये सरेंडर होने वाले हैं और ये वॉर खत्म हो जाएगा। इस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने कहा है ये अपने बचाव की एक शील्ड लगा रहे हैं। ये वैसा ही है जैसा इन्होंने वियतनाम में किया था आज के कई साल पहले। तो कुल मिलाकर के ईरान जो है वो अमेरिका के लिए अगला वियतनाम साबित होता हुआ दिख रहा है और रही सही कसर ये बैकफुट पे जाने से पहले अपने उस ढांचे को तैयार कर रहे हैं कि उस बेशर्मी के आलम में एक नकाब ओढ़ के निकला जाए जिससे लोगों को लगे जी हम हारे नहीं, हम जीते हैं। अब यहां पर जब ये बात कह रहे थे कि युद्ध जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, ईरान की मिलिट्री की तरफ से बयान आया कि ये भी चलने वाला है, ये हम तय करेंगे। कि अब आप सोचिए यहां पे यदि ये बात ब्लफ भी है, झूठ भी है, तो भी कम से कम मौत के भय से तो ये लोग बाहर हैं, इसमें कोई शक नहीं। और जब मौत के भय से व्यक्ति बाहर आके युद्ध करता है तो उसके 2 ही विकल्प होते हैं, विजय या वीर गति। अब इनको विजय नहीं मिली तो ऐसी स्थिति अमेरिका को परेशान तो करेगी, क्योंकि ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म नहीं होगा और दुनिया पे पड़ने वाला प्रभाव, क्योंकि युद्ध सिर्फ अमेरिका और ईरान के बीच नहीं चल रहा है, इसका प्रभाव अब दुनिया के लगभग हर उस देश में जाएगा जो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए गल्फ पे डिपेंडेंट है, जिसके पास खुद का ऑयल, खुद की नेचुरल गैस, एलपीजी नहीं है, वो सारे परेशान होंगे। इंडिया के लिए तो विशेष समस्या है क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं और जो नेचुरल गैस और एलपीजी की किल्लत है ये बड़े लेवल पे परेशान पूरी दुनिया को करेगी। अब साहब ऐसी स्थिति में ये बात कल मैंने एक वीडियो में कही थी कि अमेरिका का लालच सिर्फ यहां का तेल, यहां का पैसा है। कल कुछ आधार थे और आज और ज्यादा उसमें मैच्योरिटी आ गई है। कैसे सर समझिए? और ये रशिया पे ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं। बड़ी इनकी बेशर्मी का हद देखो आप। कल हमने इसके ऊपर बात की थी कि अमेरिका जो है वो ईरान पर मतलब अपनी आर्मी को भेज सकता है। आर्मी को भेज सकता है तो कुछ बड़ा प्लान होगा इनका, कुछ तबाही मचानी होगी। न्यूज में निकल के ये आया कि ये जो योजना है भाई ये किसी बड़े पैमाने पर आक्रमण की नहीं है। ठीक है, ठीक है जी। क्या करेंगे? विशेष रणनीतिक मिशन होंगे। मिशन मतलब कोई टारगेट है और के लिए सीमित संख्या में सैनिकों को तैनात करेंगे और अभी तक कोई अंतिम निर्णय हमने इसमें नहीं लिया है। ठीक है जी। अब सूत्रों के हवाले से खबर ये निकली कि ट्रंप ने युद्ध के बाद ईरान के लिए एक संभावित योजना बनाई और कहा है कि हम ईरान के यूरेनियम भंडार को सुरक्षित करेंगे। मतलब कितने बढ़िया, मतलब कुल मिला के चोरी करेंगे, लूटेंगे और नई ईरानी सरकार के साथ तेल उत्पादन में सहयोग में शामिल हो जाएंगे।
ये वैसा ही है जैसा कि इन्होंने वेनेजुएला में किया। अब आप सोचिए, सहयोग के नाम पे लूट है, समर्थन के नाम पे चोरियां हैं, डकैती है, दूसरे देश की संप्रभुता को पैर के नीचे कुचलने की सीधी सी साजिश है। अब इनकी इस बात पे ठप्पा लगाने के लिए एक लिंडसे ग्रैहम जो कि सीनेटर हैं, वहां के सांसद हैं, ये टीवी पे प्रकट हो गए। उम्र दराज थे, जबान पे कंट्रोल रहा नहीं, मुंह से एक बात निकल गई। उम्र दराज होने से मतलब यह है कि एक अतिरिक्त अवस्था जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो थोड़ा दिल से खुल जाता है। अपमानजनक रूप में मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया है। ईरान के तेल पर कब्जा करेगा अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सेनेटर ने टीवी पर बैठकर बता दिया हमले का मकसद। लीजिए, प्रमाणित हो गया। तो कुल मिलाकर के ये चाहे किसी भी स्थिति में जाए, इनका ऑब्जेक्ट तो वहां का यूरेनियम, वहां का पेट्रोलियम है। आज उस बात के प्रमाण में एक चीज मजबूती से और जुड़ी जो कि दुनिया को एक तनावपूर्ण माहौल में लेकर के जा सकती है। हुआ क्या है, एक खार्ग आइलैंड है, उस खार्ग द्वीप के ऊपर, खार्ग आइलैंड पे अमेरिका कब्जा करना चाहता है, इसलिए वो अपनी सेना को यहां भेजना चाहता है। अब ये खार्ग आइलैंड कहां है, थोड़ा सा समझिए। ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, हॉर्मुज स्ट्रेट के आगे यहां इस हिस्से के अंदर ये खार्ग आइलैंड है। और ये वो जगह है जो कि काफी पहले ईरान की तरफ से अपने पेट्रोलियम लॉजिस्टिक के लिए डेवलप की गई। और ईरान का 80 से 90% क्रूड ऑयल जो है वो ईरान का यहां आता है। पैकेज का ट्रांसपोर्टेशन कह लीजिए, फिल्ट्रेशन कह लीजिए, जो भी प्रोसेस है टेक्निकल, वो अप्रॉक्स 80 to 90% पेट्रोलियम का यहां होता है। अब इस खार्ग आइलैंड के ऊपर ये क्या चाहता है, कब्जा चाहता है। आप ऑयल लोडिंग कैपेसिटी देखिए सर, 70 लाख बैरल डेली की इसकी ऑयल लोडिंग कैपेसिटी इस द्वीप की। टोटल स्टोरेज कैपेसिटी है 3 करोड़ बैरल। सर 3 करोड़ बैरल। दुनिया से, यहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, हॉर्मुज स्ट्रेट के पास ये मौजूद है। अब इस लोकेशन को ये कब्जा करना चाहता है। सारी कहानी में इसमें बता चुका हूं। अब कुल मिला करके यहां पे आप ये देख लें कि एक सीनियर फेलो है माइकल डोरान, वो क्या बोल रहे हैं कि ट्रंप सरकार युद्ध के बाद भी ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था को तबाह नहीं करना चाहती है। कल मैंने इसके ऊपर एक कमेंट दिया था, तो मेरे मित्र का कमेंट आया था कि सर ईरान तो तबाही मचा रहा है। भाई थोड़ा आप देख लो, अब समझो स्ट्रेटजी क्या है। पूरी अर्थव्यवस्था वो तबाह नहीं करना चाहता। अमेरिका की पुरानी रेड लाइन यानी एक तय सीमा ये रही है कि कुछ खास और अहम ठिकानों पर हमला उसे नहीं किया जाएगा। मतलब कुल ऐसी लोकेशंस पे हमला कर दो जहां से उसका भय व्याप्त हो, कब्जा करो, बचे हुए सोर्सेज को अपने हित में ले जाओ और काम करो। तो कुल मिलाकर के जो खार्ग आइलैंड है, इस खार्ग आइलैंड के इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आप इस इमेज में देख भी पा रहे हैं कि कैसे बड़े बड़े ये टैंक्स बने हुए हैं जिसके अंदर ये ऑयल को स्टोर करता है। अब खार्ग आइलैंड पे बढ़ने जा रहे हैं। ईरान की पेट्रोलियम कैपेसिटी कितनी जबरदस्त है वो आप देख सकते हैं। लगभग 208.6 अरब बैरल का इसके पास भंडार है। 11.8% जो है वो दुनिया का तेल भंडार इसके पास है। तो कुल मिलाकर के दुनिया में 4.5% हिस्सा पेट्रोलियम सप्लाई का ईरान से जाता है। अमेरिका की सारी नीयत इसको कब्जा करने की है। यहां पे अब सर एंट्री होती है यूरोपियन यूनियन से। ये सर है एंटोनियो कोस्टा, ये ईयू काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, ईयू काउंसिल के परिषद के अध्यक्ष हैं। एंटोनियो कोस्टा को आप पहचान जाएंगे। एंटोनियो कोस्टा, पहले कमेंट देख लो, इन्होंने कमेंट दिया है कि जो युद्ध चल रहा है ना अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, इसमें रियल विनर तो रशिया है। यहां पे ना तो विनर अमेरिका बन रहा, ना विनर यहां पे इजराइल बन रहा, ना तो ईरान बन रहा है विनर तो रशिया। मतलब कुल मिलाकर के सारा का सारा ठीकरा फोड़ना इनको अपने पापों का रशिया के ऊपर। कैसे, इनको पहचानो, ये इंडिया आए थे अभी, जब इंडिया और ईयू की ट्रेड डील हुई थी तो ईयू के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन आई थी, उनके साथ में ये ईयू काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी आए थे। और उन्होंने कहा था कि देखिए मैं ओवरसीज इंडियन हूं, मैं गोवा से रिलेटेड रहा हूं, अभी हम चले गए, उनके दादा थे, अब कौन थे, वो गए थे बाहर। तो अब इनके स्टेटमेंट से क्या जाहिर हुआ कि सारी चोरी करेगा पश्चिम, लूट मार के खाएंगे ये, और जो है वो ठीकरा फोड़ेंगे किसके, रशिया के सिर पे। अब आप सोचिए क्या सही और क्या गलत। और ऐसी स्थिति में जबकि रशिया अपने स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटमेंट देने के साथ साथ में वो हर वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ईरान को जो कि ईरान के फेवर में और जो सामने एक्सिस खड़ा हुआ है उसके अगेंस्ट में पावरफुल बने। तो ऐसी स्थिति किस तरफ लेके जाएगी और ईयू की तरफ से आया स्टेटमेंट कितना वाजिब है। तीसरी बात, वीडियो कैसा लगा, एनालिसिस कैसा लगा, जरूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, साथियों के साथ में शेयर करिएगा।
आपके कमेंट का वेट रहेगा, आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून, जय हिंद, बाय बाय।